मित्रों, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो मित्रों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग भारत की भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर चलिए, हम आप लोगों का टीचर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप निरंतर हमारी भूगोल की सारी क्लासें आप देखते रहिए। आपका भूगोल का कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, यह हमारा दावा है। बस आप बार बार रिवीजन करते रहिए क्लास को। और इसी के साथ हम ये क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। मैं प्रशांत आपके ये भारत के भूगोल के बारे में व्यापक तरीके से जो भी हमारा है मैप से और जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे जिक्र जरूर करते हैं। बस आप ध्यान बनाए रखिए। आज हम शुरू करते हैं भारत की भौतिक संरचना। मित्रों, हमने भारत की स्थिति देख ली, ग्लोब के विश्व के मानचित्र पर भारत कहाँ पे स्थित है, उसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति और उस कितने अक्षांश से शुरू होता है और कितने अक्षांश पे समाप्त होता है, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है या दक्षिणी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, ये हमने पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आ जाते हैं भारत की भौतिक संरचना में। मित्रों, ये मैप आप लोग देख रहे हैं, ये अलग अलग भागों में भारत को हमने बांट दिया है। मित्रों, जैसे हमने देखे भारत के उत्तर में इधर का जो पूरा मैप है, एक पूरा बेल्ट यहाँ से लेके भारत के पूर्वोत्तर भारत तक आती है। ये मित्रों, भारत को अगर हम पूरे भारत के अगर हम भौगोलिक अध्ययन करें तो मित्रों, भारत को कुल मिला के 6 भागों में बांटा गया है। अगर 6 भागों में तो हम बांट करें तो यहाँ पे हम 6 भाग एक एक करके लिख रहे हैं और बाद में हम धीरे धीरे एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो इस क्रम में जो हमारा भारत का सबसे पहला भाग जो है मित्रों, वो हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग है। सबसे पहला भाग है मेरा उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। मित्रों, उत्तर का पर्वतीय भाग यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। मित्रों, ऐसे आते हुए इधर नेपाल और उत्तराखंड, हिमाचल, इधर सिक्किम होते हुए असम से होते हुए इधर हमारे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक हमारा ये पूरा पर्वतीय भाग ही स्थित है। मित्रों, हम अगर दूसरे इसके नीचे दक्षिण में अगर हम आए तो मित्रों, ये हमने डॉटेड भाग में ये किया है। मित्रों, ये पर्वत भाग है। पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो मित्रों यहाँ मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती हैं। तो जिससे इनके द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियां हैं मित्रों, इस मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी का पूरा भूभाग पे पूरा मैदान तैयार करती हैं। बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। मित्रों, ये पूरा हमारा जो भूभाग है नंबर 2, ये उत्तर का विशाल मैदानी भाग है। तो नंबर 2 पे उत्तर का विशाल मैदानी भाग। उत्तर का विशाल मैदानी भाग। उत्तर का विशाल मैदानी भाग। नंबर 3 पे अगर मित्रों आए तो मैदानी भाग के जस्ट नीचे हम आते हैं। तो मित्रों, ये देखिए यहाँ पे कुछ लंबवत संरचना हमने बनाई हुई है। मित्रों, ये हमारा मध्यवर्ती पठारीय भाग है। मध्यवर्ती पठारीय भाग मित्रों, ये लगभग हमारे राजस्थान के आसपास से शुरू होता है और यहाँ कर्नाटक तक इसका विस्तार माना जाता है। मित्रों, ये खनिज की दृष्टिकोण से और धातु अधातु के दृष्टिकोण से ये बहुत ही बहुमूल्य खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। मित्रों, ये पठार जो है हमारे भारत का रूर भी कहा जा सकता है। रूर मतलब कि जहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हो। मित्रों, रूर प्रदेश जर्मनी में पाया जाता है, जो कि खनिज के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसे भी हम भारत का रूर कह सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे धात्विक खनिज जो हमारे लोहा है और इधर अधात्विक खनिज में क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, अभ्रक है, ये लौह अयस्क के जितने भी पाए जाते हैं मित्रों इसी में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो चूने की चट्टानें वगैरह है, यहाँ विंध्यन क्रम पाया जाता है, वहाँ पे मित्रों चूने की चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं। तो इधर का जो इतना पूरा हमारा भाग है वो पूरा मध्यवर्ती उच्च भूमि है। अगर मित्रों इसके पश्चिम साइड में हम देखें तो ये मित्रों राजस्थान का ये मरुस्थलीय भाग है, जो कि गुजरात तक लगभग आता है। मित्रों, ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है जो हमारे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो ये मरुस्थली, फिर मध्यवर्ती उच्च भूमि, मरुस्थलीय
ये मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र मित्रों, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हमारा है नंबर 3, और नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 मित्रों, टोटल 6 भाग हैं। तो अब हम आते हैं इस पार्ट में आते हैं मित्रों, ये हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि है नंबर 4, मध्यवर्ती उच्च भूमि। मित्रों, मध्यवर्ती उच्च भूमि में अगर हम इसे भागें, 2 भाग में बांटें, तो ये उच्च मध्यवर्ती भूमि है और ये निम्न मध्यवर्ती भूमि है। और यहाँ का उसको हम दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं, दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं मित्रों। ये दक्कन का पठार का ऊपरी हिस्सा है और ये इधर दक्कन का, कर्नाटक के साइड में दक्कन का दक्षिणी हिस्सा आता है। इधर महाराष्ट्र और कुछ भाग हमारे मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का उत्तरी भाग भी हमारे दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। मित्रों, जब हम दक्कन भारत का प्रायद्वीपीय भाग पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय भाग में जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार कितने अलग अलग पहाड़ियों में बटा हुआ है, उसका हम पूरा अलग से एक क्लास लेके आएंगे, उसमें हम पूरा बारीकी से अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल हम संयुक्त रूप से इतने भाग को हम दक्कन के पठार के नाम से जान रहे हैं। नंबर 5 अगर मित्रों हम आते हैं तो ये भारत का तटीय भाग है। मित्रों, ये तटीय भाग जैसे कि हम जान रहे हैं, पहले पिछली क्लास में हमने बताया था कि मित्रों ये जो पूर्वी भाग है इसे हम पूर्वी तटीय भाग कहते हैं। और मित्रों, पश्चिम की तरफ अगर हम देखें, अरब सागर से जुड़ा हुआ भाग है तो इसे पश्चिम तटीवर्ती भाग कहते हैं। मित्रों, ये पूर्वी तटीय भाग है और ये पश्चिमी तटीय भाग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो छोटी सी पट्टी है मित्रों, ये पट्टी हमारा ये तटवर्ती मैदान है। यहाँ पे मित्रों अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट है और इधर मित्रों पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जस्ट अगर हम देखें थोड़ी सी यहाँ पे एक सकरी सी पट्टी आती है मित्रों। इस सकरी पट्टी में तटवर्ती मैदान पाए जाते हैं जो कि बहुत पतला सक्रिय भाग है। यहाँ मैदान की तरीके, उत्तर का मैदान की तरीके से चौड़ा भाग नहीं है, पतला ही भाग है मित्रों। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पे हमें कई तरीके की फसलों यहाँ पे जैसे काफ़ी, चाय वगैरह यहाँ पे ही होती है। चूँकि पहाड़ से सटा हुआ भाग है तो यहाँ पे कपासीय मिट्टी वगैरह, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी की यहाँ पे बहुलता होती है। तो ये सारी चीज़ें कपास वकास की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूभाग है। तो मित्रों इसका एक हम अलग से अध्ययन करते हैं। वो पश्चिमी तटीय अगर हम भाग कहें तो इधर का ये भाग है, और पूर्वी तटीय भाग कहें तो मित्रों ये इधर का भाग है। तो हमारा जो 5वां भाग है वो तटीय भाग है। तटीय भाग मित्रों, ये तटीय भाग में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटीय भाग आ जाते हैं। नंबर 6 पे अगर मित्रों हम लोग भारत के भूभाग का करें, नंबर 6 में जो हमने बांटा है वो हमारे द्वीप हैं। मित्रों, द्वीप भारत में मुख्यतः 2 ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि मित्रों लगभग 350 द्वीप के आसपास द्वीप समूह है इसमें। और ये अंडमान निकोबार समूह में तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह मित्रों ये भी हमारे हिमालय के ही पर्वतीय भाग की, इधर म्यांमार में एक अराकान योमा श्रेणी है मित्रों। अराकान योमा श्रेणी का ही ये दक्षिणतम बढ़ा हुआ भाग है, जिसके जो समुद्र के नीचे से होते हुए यहाँ पे उठा हुआ भाग है, यानी एक डूबा हुआ पर्वत हम कह सकते हैं। अंडमान निकोबार एक डूबा हुआ पर्वत है जो कि म्यांमार में स्थित अराकान योमा श्रेणी का ही भाग है। तो मित्रों ये हमारा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि पूरब की तरफ है। और इसी के पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो मित्रों मालदीव है। मालदीव ये भी हमारा एक द्वीप समूह है, लगभग 40 से 50 द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं मित्रों। तो इन दिनों द्वीपों को मिला के एक हम अलग से इनका अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो 6वां भाग है, 6वां भौगोलिक वितरण है, तो मित्रों ये द्वीप समूह है। तो ये 6 भाग में भारत को पूरा बांटा गया है। अगर मित्रों हम बात करें फिर से एक बार, तो उत्तर में का पर्वतीय भाग जो कि हमारा हिमालय यहाँ से शुरू होकर असम से होते हुए यहाँ मिजोरम तक आता है मित्रों, ये पूरा का पूरा पर्वतीय भाग आता है। नंबर 2 पे उत्तर का विशाल मैदान में मित्रों हमने ये दूसरे भाग पे किया है यहाँ तक। और तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र है मित्रों, ये गुजरात की तरफ हमने डॉटेड किया है, मरुस्थलीय भाग हुआ। इधर मेरा दक्कन का पठार आता है। दक्कन के पठार के आने के बाद मित्रों ये तटवर्ती क्षेत्र है। इन तटवर्ती क्षेत्र में मेरा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आते हैं
मित्रों अगर हम बात करें तो हमारा जो पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र है ये पूरा एक पहाड़ी है, जिसमें कहीं बीच बीच में ऐसे दर्रे हैं, 3 दर्रे, पाल घाट, घोर घाट, और एक दक्षिण में एक और एक और दर्रा पाया जाता है। मित्रों जब हम दर्रे का अध्ययन करेंगे तो ही हम यहाँ पे दर्रे का जिक्र करेंगे। लेकिन मित्रों जो हमारा पूर्वी घाट है ये एक में जुड़ी हुई नहीं है, ये कई टुकड़ों में बटी हुई है पूर्वी घाट। मित्रों ये हमारा पूर्वी घाट कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसका मेन कारण यही है कि जो हमारी दक्षिण वाहिनी नदियां हैं मित्रों, वो दक्षिण वाहिनी नदियां इन पर्वतों को काट दी हैं, जिसके काट देने से इनके बीच में काफ़ी गैप हो गया है और इन गैप के बीच से होकर बहती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी गोदावरी मैदान, कृष्णा नदी हमारी बहती है, कृष्णा का मैदान है। तो मित्रों यहाँ पे कुछ अगर पश्चिमी हम मैदान की अपेक्षा अगर पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान काफ़ी चौड़ा है। उसके मेन रीजन यही है कि इधर जितनी भी हमारी दक्षिण वाहिनी नदियां हैं वो सारा अपना पानी पूर्व की तरफ ले आती हैं, तो जिससे यहाँ पे अच्छा खासा एक मैदानी भाग, उपजाऊ मैदानी भाग हमारा निर्मित हुआ है। तो इसलिए इधर की जो पूर्वी हमारी मैदानी पट्टी है, इधर की पूरी मैदानी जो पट्टी है वो पश्चिम की अपेक्षा कुछ चौड़ी है, लेकिन इतनी चौड़ी नहीं है जितना उत्तर का हमारा मैदानी भाग है। इसकी अपेक्षा कुछ पूर्वी पश्चिमी की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ी है। इधर हमारी गोदावरी नदी, मित्र कृष्णा नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है। मित्रों ये सारी नदियां अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो इधर का उपजाऊ मैदानी भाग जो है मित्रों, हम इसको जब नदी का अध्ययन करेंगे तो एक एक करके हम सारे नदियों के मैदानी भाग और उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर वो अपना जल गिराती हैं, तो उन सारों का हम नदियों में अध्ययन करेंगे। मित्रों ऐसे ही हिमालय पे अगर हम अध्ययन करें तो हिमालय के पहाड़ के लिए, हिमालय का पूरा पर्वतीय भाग का अध्ययन करने के लिए हमें एक पूरी अलग से एक क्लास ले आएंगे। तो मित्रों उत्तर का जो पर्वतीय भाग है हिमालय का, तो हिमालय का हम जितने भागों में बांटा गया है मित्रों, हिमालय में अगर हम बात करें तो हिमालय को अगर बात करें तो हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें एक हमारा ट्रांस हिमालय है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का मित्रों बात यह है कि हमारे जो हिमालय की रचना है वो मित्रों, अगर हम बात करें हिमालय का जो मध्य हिमालय है, हमारा बृहत हिमालय है, मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। तो मित्रों इन जो बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय के निर्मित होने से पहले जो हिमालय की रचना हुई है मित्रों, उसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि ट्रांस हिमालय पहले निर्मित हुआ है, उसके बाद ये हमारे बृहत हिमालय का निर्माण हुआ है। तो मित्रों वो जो है ट्रांस हिमालय यहाँ से होके यहाँ, ट्रांस हिमालय हमारा ये पर्वत श्रेणी है, ये काराकोरम है। काराकोरम के बाद मित्रों ये काराकोरम, ऐसे काराकोरम के नीचे आएंगे तो मित्रों यहाँ लद्दाख श्रेणी आएगी, लद्दाख के बाद जास्कर आएगी। तो ये मित्रों जो हमारे 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो मित्रों इस ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करें काराकोरम श्रेणी में मित्रों सबसे ऊंची हमारी एक चोटी भी पाई जाती है, जिसे हम गाडविन आस्टिन K2 गाडविन कहते हैं। मित्रों ये गाडविन चोटी यहाँ पे पाई जाती है। इसको हम जब हिमालय की पर्वत चोटी, जब हिमालय का हम पूरा अध्ययन करेंगे तो हिमालय के कितने पर्वतीय भागों में इसे बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इन सब का हम व्यापक तरीके से अध्ययन करेंगे कि कितने श्रेणियों में बटा है। इसके साथ साथ उन एक एक श्रेणी पे कौन कौन सी कितनी ऊंची चोटियां हैं, पर्वत चोटियां। मित्रों हमारे बृहत हिमालय पे सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो हम एक बार आप लोगों को बता दें कि ये हमारा ट्रांस हिमालय का हो गया भाग। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो बृहत हिमालय आता है मित्रों, वो बृहत हिमालय हमारा कुछ ऐसे ही होता है। ये बृहत हिमालय हमारा यहाँ से निकल के ऐसे यहाँ तक आता है, यहाँ तक बृहत हिमालय का भाग आता है। ये हमने बड़ी सी एक लाइन खींची है मित्रों, ये बृहत हिमालय का भाग है। अगर हम इसके नीचे बात करें तो ये हमारा लघु हिमालय का भाग आता है मित्रों, लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय के बाद अगर हम बात करें नीचे मित्रों, तो मित्रों लघु हिमालय के बाद हमारी शिवालिक श्रेणी आती है मित्रों, शिवालिक श्रेणी आती है। तो इस प्रकार हिमालय की हम तीन भाग इधर देख लिए, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो ये जब हिमालय का हम पूरा अध्ययन करेंगे मित्रों, एक बार हमने एक थोड़ा सा हमने इसलिए बता दिया कि थोड़ा जाने रखें कि हिमालय का अध्ययन कितना व्यापक है मित्रों। अगर हिमालय की बात करें हम पूरा, तो एक पूरी क्लास अच्छी खासी जाएगी सिर्फ हिमालय के अध्ययन करने के लिए कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय के उत्पत्ति के हिसाब से हिमालय के क्षेत्रीय आधार पर अगर बंटवारा करें तो मित्रों हमारा ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और
नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये मित्रों क्षेत्रीय आधार पे अगर हिमालय का हम वर्गीकरण करें, जो कि यहाँ से मित्रों यहाँ अगर हम बात करें तिब्बत है, तिब्बत के इधर मानसरोवर के पास से हमारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे हम बात करें इधर हिमालय पर्वत श्रेणी के अगर हम उत्तर में बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तर में ये हमारा मानसरोवर है मित्रों। यहाँ तिब्बत के मानसरोवर से यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। जैसे कि पहली नदियाँ अगर बात करें, एक सिंधु नदी निकलती है जो कि हमारे इधर पूरा जम्मू कश्मीर का भाग कवर करते हुए ऐसे पाकिस्तान की तरफ आके बहती है मित्रों। ये भी हिमालय के पार नदियां हैं, यानी हिमालय के उस पार से ये नदियां निकलती हैं। ऐसे मित्रों ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से निकलती है। फिर इसके बाद यहाँ से पंचनद है, पंचनद में जैसे हमारे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां सारी ये हिमालय को काटती हुई निकलती हैं। तो इन सभी नदियों को भी हम व्यापक तरीके से अध्ययन करेंगे। वो जब हम नदियां पढ़ेंगे तो हिमालय की कितनी नदियां हिमालय से निकलती हैं, कितनी नदियां हिमालय के पार से निकलती हैं, तो उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों आज हम इतना ही हम जान लेते हैं कि हमारा हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भारत के कितने क्षेत्र तक है, कहाँ से कहाँ तक। मित्रों ये जम्मू कश्मीर का हमने एक मैप बनाया है, यहाँ से लेके असम, मिजोरम तक ये हमारा हिमालय का पर्वतीय भाग है। मित्रों इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे नामचा बरवा स्थित है और यहाँ पे नंगा पर्वत स्थित है। अगर हम इधर बात करें तो मित्रों नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा के बीच में कई सारी छोटी छोटी चोटियाँ, कई सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें भारत के ये यहाँ पे मित्रों सिक्किम है। सिक्किम में जो कंचनजंगा है मित्रों, यहीं पे नेपाल में हमारा स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय की एवरेस्ट शिखर जिसे हम कहते हैं मित्रों, वो भी नेपाल हिमालय में स्थित है। ऐसे ही धौलाधर है और इसके बाद कामेत, धौलाधर और हमारे इधर उत्तराखंड साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे बद्रीनाथ से और ऊपर ऐसे आएंगे केटू गार्डविन, ये तो काराकोरम का हिस्सा है। ऐसे हिमालय के विभिन्न भागों में विभिन्न चोटियां पाई जाती हैं। ये बृहद हिमालय में सबसे ज्यादा चोटियां, विश्व में अगर कहीं भी पर्वत श्रेणी पे सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती है तो मित्रों वो हिमालय के बृहद हिमालय वाले भाग पे विश्व की सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। मित्रों यहाँ पे एक दो चोटियां नहीं है बल्कि 10 से ज्यादा चोटियां हैं, जो कि विभिन्न यहाँ से लेके नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक कई भागों में बटी हुई हैं। ये हिमालय में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम मित्रों दक्कन का पठार आता है। दक्कन का पठार हमने बता ही दिया कि ये दक्कन में पूरा इधर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और इधर का पर्वतीय पूरा पठारी भाग है। ये पूरा मित्रों पठारी भाग है, इसमें पठार का निर्माण हुआ है और इसमें कई धात्विक, हमने बताया कि धात्विक खनिज के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करें मित्रों द्वीप का। मित्रों हमने तटीय मैदान की बात कर ली, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र की भी बात कर ली, जिसमें हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा है, जैसलमेर वगैरह इधर आते हैं। मित्रों काफ़ी ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इधर की ये हम अगर पूछा जाए कि हमारा मरुस्थलीय प्रदेश भारत के किस छोर पे है, या पश्चिमी क्षेत्र पे या पूर्वी क्षेत्र में, तो ये भारत के पश्चिमी भाग पे मरुस्थलीय क्षेत्र है। और अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो मित्रों हमारे 2 द्वीप समूह हैं। जैसे हमने पहले कहा एक अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह की बात करें मित्रों, ये कभी यहाँ पे अगर किसी को हमारे आज़ादी के समय अगर हम लोगों ने सुना तो काला पानी की सजा दी जाती थी। मित्रों काला पानी की सजा वो अंडमान में ही दी जाती थी। मित्रों ये अंडमान सबसे ज़्यादा निर्जन स्थान पहले हुआ करता था। अब यहाँ पे कुछ बस्तियाँ बस गई हैं, लेकिन पहले पुराने समय में ये निर्जन हुआ करता था। और अगर हम बात करें तो ये भी पर्वतीय क्षेत्र का ही एक हमारा भाग है। ये हिमालय में जो हमने बताया म्यांमार का अराकान योमा श्रेणी है, उसी के नीचे नीचे आके यहाँ का उभरा हुआ क्षेत्र है। तो ये अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तृत भाग है, जो कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में ये भारत का हिस्सा है। तो मित्रों हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार ये हमारा द्वीप समूह है। ये इसको भी हम बांटेंगे तो ये मित्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में हम बांटते हैं। मित्रों 2 भागों में 10 डिग्री चैनल, हमारे 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग 2 भागों में बांटता है। मित्रों ये 10 डिग्री चैनल, ये उत्तरी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है। मित्रों ये 10 डिग्री चैनल 2 भागों में इनसे बांटते हैं। मित्रों हम अंडमान द्वीप समूह का एक अलग क्लास लेके आएंगे, उसमें हम
अंडमान में जो जितने भी इसके हम बारीकी से इसके क्षेत्रीय भाग को पूरे अध्ययन करेंगे कि हमारे द्वीप समूह में अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या है। मित्रों अभी एक हम ऊपरी तौर पे अध्ययन कर लेते हैं कि हमारा जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मित्रों इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ का सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो मित्रों सैडल पीक एक चोटी है। मित्रों सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। मित्रों सैडल पीक, अगर मित्रों ये पूछा जाए कि सैडल पीक चोटी कहाँ पे स्थित है तो मित्रों इस सैडल पीक चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अगर हम बात करें मित्रों 0-10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। तो और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। मित्रों एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण इस अंडमान निकोबार से उठता है। मित्रों यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मित्रों पूरे भारत में कहीं सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है सिवाय अंडमान में। मित्रों उस द्वीप समूह को हम बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मित्रों ये भी हम एक अध्ययन कर लेते हैं कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो मित्रों वो अंडमान में स्थित बैरन द्वीप है। तो मित्रों यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा, बैरन द्वीप। मित्रों बैरन द्वीप यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, वो भी अंडमान निकोबार में स्थित है। मित्रों बैरन द्वीप में हमारे सक्रिय ज्वालामुखी है। सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को 2 भागों में बांटता है। अब मित्रों हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह पे, लक्षद्वीप द्वीप समूह। मित्रों अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के दक्षिण में म्यांमार स्थित है। मित्रों म्यांमार से और लक्षद्वीप का जो दक्षिणी मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। मित्रों लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप दोनों को 8 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है। मित्रों 8 डिग्री चैनल का मतलब है 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो जो है इनको अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप किसका हिस्सा है? मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है जो कि द्वीप है। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव दोनों को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किन भागों को पृथक करता है। उसमें अंडमान और निकोबार पूछ लिया जाएगा, मिनिकॉय और मालदीव पूछ लिया जाएगा, मिनिकॉय और हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह पूछ लिया जाएगा। तो मित्रों हम याद रखें यहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव। मित्रों मालदीव एक देश है जो कि द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर में। तो मित्रों मिनिकॉय व मालदीव को 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? तो मित्रों लक्षद्वीप का जो द्वीप समूह है और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो मित्रों अगर पूछा जाए कि 9 डिग्री चैनल किनको पृथक करता है तो वो हमारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। मित्रों यहाँ पे हमारा 9 डिग्री चैनल है। तो ये हम अध्ययन कर देते हैं। ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करता है। ये मित्रों 9 डिग्री चैनल। अब मित्रों हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो 8 डिग्री हमारे मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, 10 डिग्री उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अब मित्रों हम अध्ययन करते हैं अगली क्लास में। हमने भारत की भौतिक संरचना कैसी है, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे मैदान हैं, कहाँ पे तटीय भाग हैं, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे द्वीप है, ये हमने एक अध्ययन कर लिया। मैप के उत्तरी भाग में क्या है, पश्चिमी भाग में क्या है, दक्षिणी भाग में क्या है। अगर हम बात करें मित्रों तो इधर हमारा पश्चिमी घाट है और इधर हमारा पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ दक्षिण में मित्रों कन्याकुमारी के पास आके दोनों मिल जाते हैं, जो कि दोनों मिलने पे
अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आके किस पहाड़ी पे मिलते हैं, तो मित्रों हमारा इधर कन्याकुमारी नीलगिरी की पहाड़ी है। मित्रों नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहां पे आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमारे आके आपस में मिल जाते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी के ही दक्षिण में जाएं तो अन्नामलाई पहाड़ी है। मित्रों अन्नामलाई पहाड़ी में एक अन्नेमुदी चोटी है जो कि हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। मित्रों अनाईमुदी हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलता है, यहाँ पे नीलगिरी है। मित्रों नीलगिरी पहाड़ी है। हम जब प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे तो इस व्यापक तरीके से हम बताएंगे कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ है, और अनाईमलाई पहाड़ी कहाँ पे है। इसके बाद पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, और पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया, पूर्वी घाट के कितने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे मित्रों हमने बताया कि यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं, तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ी की दक्षिण में हमारे अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो अनाईमुदी है। तो मित्रों हमने ये अध्ययन कर लिया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी अनाईमुदी हो गई, और उत्तर भारत के पर्वतीय भाग की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो एवरेस्ट शिखर हो गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 किलोमीटर है और 8,848 मीटर है। और ये उत्तर में अगर काराकोरम में स्थित हम पर्वतीय काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो मित्रों यहाँ तो केटू गार्डविन ऑस्टिन पर्वतीय चोटी है। ये भारत में स्थित है, और ये एवरेस्ट शिखर हमारे नेपाल में स्थित है। तो भारत की बात करें तो केटू गार्डविन है। और मित्रों अगर हम तटीय स्थिति में बात करें, मित्रों तटीय स्थिति भारत की, अब हम इसको तो पूरा अध्ययन कर लिए, तो अब हम बात करते हैं कि भारत के तटीय भाग को क्या कहा जाता है। मित्रों अगर हम बात करें तो ये जो शेप बन रहा है ये हमारा पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। मित्रों इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट इसे कहा जाता है पूर्वी घाट को, और पश्चिमी घाट हमारा ये सह्याद्री घाट है। मित्रों ये सह्याद्री घाट है और इधर कोरोमंडल घाट है। मित्रों इसके उत्तरी भाग को अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक ये उत्तरी सरकार, और इधर आंध्रा तक ये उड़ीसा के गंजाम जिला है। मित्रों यहाँ से लेके अगर हम बात करें तो उधर उड़ीसा के गंजाम जिले से लेके यहाँ कृष्णा घाटी तक अगर हम बात करें तो ये पूरा हमारा उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। मित्रों अगर हम ये बात करें यहाँ तक लगभग उत्तरी सरकार, इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये पूर्व का ये उत्तरी सरकार तट हो गया। और मित्रों ये हमारी कृष्णा घाटी से यहाँ तमिलनाडु तक का जो भाग है इसे मित्रों हम ये इतना भाग पूरा कोरोमंडल तट कहते हैं। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई कि कोरोमंडल तट हम पूर्वी तटीय के भाग को कहते हैं या पश्चिमी घाटी घाट को कहते हैं। तो मित्र कोरोमंडल हमारा ये पूर्वी भाग हो गया, और उसके ऊपर हमारा कृष्णा घाटी से उड़ीसा के गंजाम जिले तक अगर हम बात करें तो उस तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो मित्रों अब हमने पूर्वी तटीय भाग का अध्ययन कर लिया। अब हम पश्चिमी की बात करें तो मित्रों पश्चिमी तटीय जो भाग है ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो मित्रों ये गुजरात की यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है। मित्रों ताप्ती नदी की बात करें तो मित्रों यहाँ ताप्ती नदी से यहाँ पे हमारा गोवा है। मित्रों ताप्ती और गोवा है, तो ताप्ती से लेके गोवा तक भाग, और गोवा से लेके अगर हम बात करें तो कर्नाटक का मंगलौर है। तो यहाँ कर्नाटक का मंगलौर है, तो गोवा से मंगलौर तक का भाग, और मंगलौर से अगर हम बात करें कर्नाटक के मंगलौर से लेके अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी तक का भाग। तो इस पूरे भाग को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इनको किन किन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं तो इन पूरे 3 भागों को अगर हम बात करें, ताप्ती नदी से लेके हमारे गोवा तक के भाग को कहा जाता है कोंकण तट। मित्रों हम कोंकण तट लिख देते हैं, ये हमारा कोंकण तट हो गया, कोंकण तट। और गोवा से लेके हमारे मंगलौर तक, जो कि मंगलौर कर्नाटक का भाग है, तो गोवा से मंगलौर तक का जो भाग है ये मित्रों हमारा हो जाएगा कन्नड़ तट।
तट। और मित्रों हमारा मंगलौर से लेके तमिलनाडु तक का जो हमारा तटीय पश्चिमी भाग है मित्रों, इसे हम कहते हैं मालाबार तट। मित्रों इधर केरल है, केरल का मालाबार है, तो मित्रों उसी के नाम पे ये मालाबार तट का नाम पड़ा है, जिसे हम मालाबार तट कहते हैं। मित्रों ये हम नीचे लिख देते हैं डायरेक्शन लगा के, ये मालाबार तट है, ये मालाबार तट है, मालाबार तट है। इसी को मित्रों तीनों को मिला के हम जो है इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। मित्रों सह्याद्री अगर पूछा जाए, कभी कभी एग्जामों में ये पूछ लिया गया है कि सह्याद्री तट हमारे किस भाग में स्थित है, तो मित्रों सह्याद्री की अगर हम बात करें तो हमारे पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो मित्रों अब हमने ये देख लिया कि इसे पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रीय आधार पे अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी से लेके गोवा तक का भाग कोंकण तट, गोवा से लेके हमारे मंगलौर तक का भाग जो है वो कन्नड़ तट, कन्नड़ मंगलौर से लेके इधर हमारा लास्ट तमिलनाडु राष्ट्र इधर एकदम मालाबार तट तक, मालाबार तट भाग के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट से लेके इधर तमिलनाडु तक का मालाबार तट हो गया, और इसको हम सह्याद्री के नाम से भी मित्रों कहा जाता है। तो अब उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ये हमारा पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी तटीय भाग को कहा जाता है, और ये 3 नाम जो है हमारे पश्चिमी तटीय भाग को कहा जाता है। और इधर मित्रों हम बात करें तो इधर गुजरात का भाग है, इधर काठियावाड़ तट आ जाता है, इधर कच्छ की खाड़ी है, तो इधर कच्छ की खाड़ी है जो कि अरब सागर का ये सब भाग है। तो इधर काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़ एक भाग है, तो वहाँ पे काठियावाड़ तट है, और इसके बाद गुजरात कच्छ की खाड़ी है, उसके ऊपर राजस्थान है, फिर ऊपर के स्थलीय भाग आ जाते हैं। और फिर इधर का हम पहली क्लास में भारत की स्थिति विस्तार पे हमने अध्ययन किया है कि भारत की कौन कौन से सीमा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश हैं, और उनकी सीमा कितनी लंबाई तक लगी हुई है। तो आप हमारी पहली क्लास को देखिएगा तो ये सारी चीज़ों की अध्ययन हो जाएगी। अब हम अगली क्लास लेके आएंगे मित्रों, इनका जो हम जिन जिन अलग अलग क्षेत्रों में हमने एक एक को बांटा हुआ है, तो इनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। कि हम पहली क्लास लेके आएंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। मित्रों अगली क्लास हमारी उत्तर का पर्वतीय भाग, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, और कहां से कहां तक हिमालय के पर्वतीय भाग स्थित हैं, और उनको कितने अलग अलग भागों में बांटा गया है, और किस हिमालय के किस भाग पे कौन सी चोटी पाई जाती है, और उन चोटियों को पश्चिम से पूरब की दिशा में अगर हम बात करें तो सारी चोटियां हमारी पश्चिम से पूरब की दिशा में लगी हुई हैं। तो हम एक एक करके उन चोटी की ऊंचाइयों का भी अध्ययन करते हैं। मित्रों ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोटियां जो हमारी पश्चिम से पूरब की चोटियां हैं उनको हमें एक ऑर्डर में रखने के लिए आता है कि उनको क्रम से रखिए कि कौन सी चोटी सबसे पश्चिम में है और उसके बाद कौन से पूरब होते हुए आगे बढ़ती है। तो इनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे तमाम घाटियां हैं मित्रों, यहाँ पे जैसे हमारे कुल्लू है, मनाली है मित्रों हिमाचल श्रेणी में, तो ये घाटियां किस हिमालय के कौन से पर्वतीय भाग में ये घाटियां हमारी हैं, और कौन से दर्रे हमारे यहाँ पे स्थित है। मित्रों दर्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे इन क्षेत्रों में, जहां से पुराने समय में इन्हीं दर्रों से होके हमारे तिब्बत के भाग से जो कि चाइना की तरफ कब्जे में है, तो यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो जैसे इधर हमारा कराकोरम दर्रा है मित्रों, सिपकीला है, बड़ा लाचा है, माना है, और आगे हम बात करें तो इधर सिक्किम में भी दर्रा है, इसके बाद अरुणाचल में बोमडिला दर्रा है। ये मित्रों सारे दर्रे आपस में एक एक दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कभी इनसे से व्यापार हुआ करता था। आज भी मित्रों ये दर्रे हमारे पास मौजूद हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं ये मार्ग जो है चाइना की तरफ निकलते हैं। तो इस सामरिक दृष्टिकोण से भी ये हमारे दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम एक एक दर्रों का अध्ययन करेंगे, और हिमालय से निकलने वाली नदियों का भी अध्ययन, हम नदी का एक अलग भाग लेके आएंगे जिसमें हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो मित्रों अगला हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूगोल के दृष्टिकोण से, भारत के भूगोल के पार्ट में जो हमारा हिमालय का पर्वतीय भाग है, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, दर्रे हैं, चोटियां हैं, ये एक एक क्लास हम अलग अलग लेके आएंगे। तो ये बहुत ही अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो हर क्लास का अपना अपना महत्व है, जिसमें हमने पहली क्लास लेके भारत के आकृति विस्तार, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण था मित्रों। दूसरा भाग ये हमारा भारत का भौतिक संरचना है मित्रों। अब हम ये समझ लिए कि हमारा पश्चिमी तटीय भाग में कितने भागों में बांटा गया, पूर्वी तटीय भाग को कितने बांटा गया, हमारे द्वीप कहाँ पे हैं, द्वीपों को कितने डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से पृथक किया गया। इधर मित्रों हम देख लिए कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको कितने डिग्री द्वारा ये अलग होता है। और
इसके साथ साथ हमने ये भी पूछा कि हमारा दक्कन का पठार किधर है, मरुस्थल किधर है, मैदानी भाग किधर है। अब मित्रों अगली क्लास हम उत्तर का पर्वतीय भाग लेके आएंगे। तब तक आप इन सभी को और हमारे पहली क्लास को बार बार रिवीजन करते रहिए। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।